हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम वन रक्षक और जेल प्रहरी में आए हुए और कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं। आज के इस क्लास में 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भरे हैं, यानी व्यापम ने उसका आंसर दूसरा माना है और अगर देखा जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो उसका दूसरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे भी आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में भी आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो क्लासेस चल रही है ना, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। अगर आप उसको एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ एक प्लेलिस्ट देख लेते हैं, तो उससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं और उसके पहले उसका हमने थ्योरी पढ़ा है। जैसे मान लीजिए हम लेंस पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लेंस की कंप्लीट थ्योरी पढ़े हैं, उसके बाद इसके जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं उसको हमने पढ़ा है और साथ ही साथ इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप ये सारी क्लासेस जितनी भी प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लासेस डली हैं, अगर आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हैं तो एक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और कम से कम अभी तक तो 500 प्लस आपके एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ एक सिंगल प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपको साइंस की तैयारी के लिए अलग से कोई भी वीडियो देखने की, अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थित में आकाश कैसा प्रतीत होगा? नीला, गहरा लाल, श्वेत या फिर काला? अगर पृथ्वी में वायुमंडल ही ना हो तब फिर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? देखिए, पृथ्वी पर जो आकाश हमें नीला जनरली कैसे दिखाई देता है, नीला कलर का दिखाई देता है। तो नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल में जो भी छोटे छोटे गैस धूल के कण पाए जाते हैं ना, ये सूर्य है। सूर्य से जो भी किरणें आती हैं, जो भी प्रकाश आते हैं, इसको फैलाने का काम करते हैं, यानी कणों से प्रकाश टकराएंगे और ये इसको स्कैटर करेंगे, फैलाएंगे, जिसको रिले स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो इसमें जो ब्लू कलर होता है, नीला कलर, इसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए आकाश हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब मान लीजिए अगर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है मतलब ये धूल के कण वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो जब यही नहीं होगा, वायुमंडल ही नहीं होगा, तब प्रकाश की जो किरणें आएंगी वो टकराएंगी नहीं, और टकराएंगी नहीं तो प्रकीर्णित नहीं होंगी, यानी उसका स्कैटरिंग नहीं होगा, यानी सूर्य के प्रकाश सीधे ही निकल जाएंगी, जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में आ रही हैं उसी डायरेक्शन में सीधे निकल जाएंगी, उसका प्रकीर्णन नहीं होगा। तो जब प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो प्रकाश फैलेगा कैसे, जिससे चारों ओर क्या होगा, अंधेरा सा दिखाई देगा, यानी आकाश कैसा दिखाई देगा, काला ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुल मिला के जो वायुमंडल की उपस्थिति में हमको आकाश नीला कलर का दिखाई देता है, वो किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और अगर वायुमंडल ही नहीं रहेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा, तो आकाश हमको किस कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? पौधे को, वायु को, पानी को या फिर मिट्टी को? देखो, जो पर्यावरण होता है ना, पर्यावरण 2 भागों में बटा होता है ना। एक होता है अजैविक, अजैविक को क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अजैविक होता है और एक होता है जैविक। तो अजैविक में कौन सी चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि निर्जीव हों, जितनी भी वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव घटक किसमें आते हैं, अजैविक पर्यावरण में आते हैं। जबकि जैविक पर्यावरण में जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, अगर वो जीवित हैं, उसमें जीवन है, तो किसमें आ जाएगा, जैविक घटक या जैविक पर्यावरण में आ जाएगा। अब जो एयर है, वाटर है, मिट्टी है, ये सब क्या होते हैं, अजैविक होते हैं। वायु, पानी, मिट्टी, इनमें जीवन नहीं होता है, तो ये सब क्या होते हैं, अजैविक होते हैं। और यहाँ पे बोला है कि निम्न में से किसे अजैव पर्यावरण का एक भाग के रूप में नहीं माना जाता, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो अजैविक घटक नहीं है। तो वायु, पानी, मिट्टी, ये तो अजैविक घटक हो गया। तो यहाँ पे जो प्लांट्स है, इसमें जीवन होता है, ये जीवित होता है, जीवित होने के कारण ये जैविक घटक में आएगा, अजैविक घटक में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग शिस्टोसोमियोसिस का कारण बनता है? पैरासिटिक यानी परजीवी, प्रोटोजोअन, बैक्टीरियल या फिर वायरल। एक जो रोग होता है जिसको क्या बोलते हैं, शिस्टोसोमियासिस। अब शिस्टोसोमियासिस एक जल जनित रोग होता है। अब ये होता किसके कारण है, ये मेनली इस प्रश्न में पूछा है। तो जो शिस्टोसोमियासिस होता है ना, ये एक प्रकार का जल जनित रोग है, सभी को पता है, और ये परजीवी कीड़े के कारण होता है, जो पैरासिटिक वर्म होते हैं उसके द्वारा फैलता है। और इस पैरासिटिक वर्म को बोला क्या जाता है, तो बोला जाता है शिस्टोमा, शिस्टोसोमा। क्या बोला जाता है, शिस्टोसोमा कहा जाता है। और ये जो परजीवी होता है ना, ये संक्रमित पानी में प्रवेश किया मतलब संक्रमित पानी में चला जाता है, संक्रमित पानी में पाया जाता है, और फिर जब भी ये त्वचा के संपर्क में आता है तो ये त्वचा के द्वारा, ये याद रखिएगा, त्वचा के द्वारा फैलता है। तो ये क्या करता है, त्वचा से ये पूरे बॉडी में, त्वचा के माध्यम से पूरे बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इसको पैरासिटिक रोग बोला जाता है, ना कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर वायरल रोग। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो ये शिस्टोसोमियासिस रोग होता है, ये एक प्रकार का जल जनित रोग है, और ये पैरासिटिक यानी परजीवी के कारण होता है, परजीवी जो वर्म होते हैं उनके कारण होता है, और उसका नाम क्या होता है, शिस्टोसोमा बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है, शिस्टोसोमा कहा जाता है। अब ये जो परजीवी होता है, पैरासिटिक वर्म होता है, ये क्या करता है, पानी में समाया रहता है, पानी में, संक्रमित पानी में पाया जाता है, फिर त्वचा के माध्यम से पूरे बॉडी में, पूरे मानव शरीर में फैल जाता है। इसीलिए इसको परजीवी पैरासिटिक रोग कहा जाता है, ना कि बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल या फिर वायरल डिसीज कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 21%, 32%, 87% या फिर 91%। तो देखो, नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, 78%। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही पाई जाती है। ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है, 21%, समथिंग 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है, और ये दोनों मिला के ना 99% वायुमंडल का भाग बना लेते हैं। बाकी 1% में अन्य गैसें होती हैं। अब 1% में कौन कौन सी होती हैं, तो जो ऑर्गन होती है ये 0.93% पाई जाती है। अब कितना बचा, 0.07% बचा, जिसमें CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03 से लेके 0.04% के समथिंग पाई जाती है, और 0.01% जो बचा, इसमें बाकी सारी गैसें जैसे कि नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, ये सारी गैसें 0.01% यानी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो मेनली नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो कि प्रश्न में पूछा है 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से 0.04% पाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मजोरा, एपिस मेलिफेरा, एपिस नेक्टेरियस। बताइए, कौन सा इस व्यावसायिक जो शहद उत्पादन के लिए कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खी, स्थानीय बोला है, बाकी जो यूरोपियन, इटालियन आती हैं इनकी बात नहीं किया है, यहाँ पे बोला है स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एपिस सेरेना इंडिका। अब जो एपिस सेरेना इंडिका होता है ये भारतीय मधुमक्खी है, ठीक है, ये देसी प्रजाति की भारतीय मधुमक्खी होती है। ये आकार में तो कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी आकार की होती है, लेकिन ये क्या करती है, छत्ते, लकड़ी के बक्सों में अपना छत्ता बनाती है, यही इसका प्राकृतिक स्थान होता है, यानी ये एक नेचुरल स्थान पे अपना छत्ता बनाने का काम करती है। और ये रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, यानी रोगों से क्या अधिक सहनशील होती है, अधिक संवेदनशील नहीं, अधिक सहनशील होती है रोगों के प्रति, यानी ये सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है, यानी रोगों से लड़ने की सहनशीलता प्रोवाइड करती है। शहद तो ये कम मात्रा में देती है, ठीक है, जो शहद देती है ये कम अमाउंट में देती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं देती है, लेकिन स्थानीय जो जलवायु होता है उसमें आसानी से ये सर्वाइव कर जाती है। इसीलिए स्थानीय व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए एपिस सेरेना इंडिका मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ये पारंपरिक व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। देखिए, जो एपिस मेलिफेरा होता है ना, ये भी एक प्रकार की मधुमक्खी है, लेकिन ये कैसे है, ये यूरोपीय प्रजाति की है। कैसी मधुमक्खी है, यूरोपीय प्रजाति की। और ये जो मधुमक्खी होती है ना, ये बड़े आकार की होती है, लेकिन जो एपिस सेरेना इंडिका थी ये छोटी होती थी, देसी होती थी। ये कैसी होती है, बड़े आकार की होती है, बड़ी बड़ी मधुमक्खी होती है, और ये शहद भी ज़्यादा देती है। ये क्या करती है, ज़्यादा शहद का भी उत्पादन करती है, लेकिन इसको आधुनिक यानी कॉमर्शियल बी कीपिंग में बहुत उपयोग किया जाता है,
है लेकिन स्थानीय नहीं है, ठीक है। इसका भी कॉमर्शियल बी कीपिंग यानी व्यावसायिक शहद उत्पादन में इसका भी काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, लेकिन ये क्या है, स्थानीय नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये एपिस मेजोरा ये कोई मान्य प्रजाति नहीं है, ये ऐसे ही गलत नाम दे दिए हैं, ठीक है। ये बहकाने के लिए 2-3 नाम और अलग से दे दिए गए हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बायोस्कोप जिसको चलचित्रदर्शी बोलते हैं, टेलीस्कोप यानी दूरबीन, पेरिस्कोप यानी पारदर्शी, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र। बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो बायोस्कोप होता है ना, ये मूवी देखने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी चलचित्र देखने के लिए बायोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बाकी पेरिस्कोप ये सबमरीन में देखने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको पनडुब्बी भी कहा जाता है, ये सबमरीन में देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप ये बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आकाशीय पिंडों को देखने की बात की गई है, तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, जो दूर की वस्तुएं हैं ना, उनको बढ़ा करके दिखाता है, उनको बड़ा दिखाएगा और स्पष्ट दिखाने का काम करता है, इसीलिए टेलीस्कोप का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मानव शरीर में रक्त का अध्ययन के लिए, समय की छोटी अवधि को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए, छाती का अध्ययन के लिए या फिर धमनियों का अध्ययन के लिए क्रोनोग्राफ का उपयोग किस में किया जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए क्रोनोग्राफ होता क्या है। तो क्रोनोग्राफ एक विशेष प्रकार की घड़ी बोल सकते हैं या फिर इसको उपकरण भी बोल सकते हैं, गैजेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की घड़ी या फिर उपकरण होता है और इसका उपयोग कम समय अंतराल यानी शॉर्ट इंटरवल टाइम को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल्स को मापने के लिए या फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समय की छोटी अवधि को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए क्रोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में ही आया हुआ प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त के अध्ययन को बताइए क्या कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है हीमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। छाती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, थोरैकोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, थोरैकोलॉजी कहा जाता है। वहीं पे धमनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। बोलते हैं ना एंजियोस्कोपी या एंजियोलॉजी, तो ये किसके, एंजियो जो वर्ड होता है, एंजियोप्लास्टी भी बोला जाता है। तो एंजियो वर्ड जो होता है ये धमनियों के लिए उपयोग होता है और धमनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, छाती के अध्ययन को क्या कहते हैं, धमनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चल रही हूँ, आप इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। ये कोई अननेसेसरी यहाँ पे बातें नहीं हो रही हैं, सिर्फ वही टू द पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसमें दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब, नौवाहन, अंतरिक्ष या फिर ब्रह्मांड विज्ञान। तो देखिए, ये जो कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान होता है, ये ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड का जब अध्ययन, स्टडी ऑफ जो एटमॉस्फेयर होता है, ब्रह्मांड होता है, तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि किसमें दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। तो नॉटिकल मील एक्चुअली में होता क्या है, तो जो नॉटिकल मील होता है ये दूरी मापने की एक इकाई होती है। क्या होती है, दूरी मापने की एक इकाई होती है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1852 मीटर के। ये चीज़ याद रखिएगा, हम मीटर में काम करते हैं तो हमको मीटर ज़्यादा याद रहता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1852 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। बाकी ये जो एयर प्रेशर, वायु दाब किस में मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है। स्पेस, अंतरिक्ष में आमतौर पर लाइट ईयर, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है लाइट ईयर, उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नेविगेशन, नौवाहन में नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1852 मीटर होता है। इसको जरूर नोट करके चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
त्वरण डैट डैश के परिवर्तन दर के बराबर होती है। त्वरण डैट डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसके? गति यानी मोमेंटम के, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के, वेलोसिटी यानी वेग के, पोजीशन यानी स्थिति के। तो त्वरण किसके परिवर्तन दर के बराबर होता है? त्वरण की एक डेफिनेशन जब हम टॉपिक ये पढ़ रहे थे, पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो गति और वेग, विस्थापन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि रेखीय संवेग क्या होता है और कोणीय संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, विस्थापन क्या होती है, दूरी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें, इसका ग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी वाली क्लासेस में। तो आप वहाँ से जाके थ्योरी भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तब हमने पढ़ा था कि त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। यानी जब भी समय के साथ में वेग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पे त्वरण होगा ही होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। लेकिन गति या मोमेंटम, गति को हम क्या, सॉरी, मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? संवेग। जनरली हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो संवेग क्या होता है? जब भी किसी वस्तु का मास और जो वेलोसिटी है इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये किसको बताएगा? संवेग को बताएगा। यानी P बराबर mv होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? संवेग कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक तेज चलती हुई ट्रक का संवेग साइकिल से ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा। जो ट्रक होता है ना, ट्रक का मास ज़्यादा होगा, और जो संवेग होता है दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, वेग और मास दोनों पे डिपेंड करता है। एक कम होगा तो दूसरा संवेग अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ट्रक और साइकिल, अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए, ट्रक और साइकिल को, तो साइकिल का संवेग क्यों कम होगा? क्योंकि ट्रक का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है, जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पे। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको विस्थापन कहा जाता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, वो ए से चली बी तक, ठीक है, ए से बी तक चली 5 मीटर, फिर बी से सी तक चली वो कितना? 2 मीटर, ठीक है, फिर सी से वो डी तक चली कितना? 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर चली, फिर डी से वो ई तक चली 1 मीटर, फिर ई से फिर वो एफ तक चली कितना? 1 मीटर। यानी कुल मिला के वो जितना 5 मीटर इधर चली, फिर 2 मीटर इधर चली, फिर इधर से 5 मीटर चलती, यानी ए के बराबर तो वो पहुंच गई। अब इधर कितना बचा? इनके बीच में डिस्टेंस 2 मीटर। 2 मीटर में भी वो एफ तक 1 मीटर चल ली है, यानी जो फाइनल डिस्टेंस बचा ए और एफ के बीच में वो कितना बचा? 1 मीटर का बचा। तो यही क्या होता है? विस्थापन। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा है उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। लेकिन अगर यहाँ पे दूरी की बात की जाए, दूरी क्या होती है? तो 5 + 2 + 5 + 1, तो 5 5 क्या हो जाएगा? 10, 10 2 12, 12 1 13, यानी दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी बराबर आ जाएगी 13 की। एक एग्जाम्पल से और हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु ए से चली कहाँ तक? बी तक, लेकिन बी से वो वापस आई कितना? सी तक। अब ए से बी तक की दूरी कितनी थी? 10 मीटर थी, और बी से सी तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर, यानी 5 मीटर तो वो उसी रास्ते में आ गई। अब ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? वही विस्थापन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो विस्थापन है, विस्थापन कितना बचा है? 5 मीटर बचा है, ठीक है, विस्थापन कितना बचा है? 5 मीटर। तो ये आई होप आपको यहाँ पे विस्थापन क्लियर हो गया होगा। अब वेलोसिटी यानी वेग में आते हैं। तो अगर किसी वस्तु में दिशा के साथ उसमें गति है, ठीक है, कोई वस्तु है उसमें गति तो है ही, वेग तो है, यानी गति तो है, मोशन तो है, लेकिन गति के साथ साथ उसमें दिशा भी है, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो वेग कहलाएगा। और अगर मान लीजिए दिशा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ गति होगी, तब वो क्या कहलाएगी? अगर दिशा नहीं है, और मतलब कोई भी दिशा नहीं है, पूर्व उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गति है, तो वो क्या कहलाएगी? स्पीड यानी चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पीड या फिर चाल कहलाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी भी क्लियर हो गया कि अगर किसी वस्तु में गति है लेकिन दिशा के साथ गति है तो वो क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। अब बाकी स्थिति क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, ये कोई व्यक्ति है अपने घर से 5 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पोजीशन कहलाएगा। पोजीशन बताने के लिए कुछ न कुछ डायरेक्शन और कुछ न कुछ एक दूरी बताना जरूरी है, तभी पोजीशन डिफाइन हो पाएगा। आई होप आपको ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है और पोजीशन क्या होता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में पूछा क्या है? वेग त्वरण डैट डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वेग यानी वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
परतों का वेग नीचे से ऊपर की परत तक समान रूप से डैश डैश होता है, बढ़ता है, घटता है, यह बढ़ या घट सकता है, समान रहता है। देखिए, ये पृथ्वी के संदर्भ में बात किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनका वेग कैसा होता है। जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे परत से ऊपर की परत की तरफ जाते हैं, तो ये क्या होता है, समान रूप से जब हम जाते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, तो क्या चेंज होता है, माध्यम चेंज होता है, मटेरियल चेंज होता है। और जब माध्यम चेंज होता है तो उसके गुण बदलते हैं, और जब गुण बदलता है ना, तो तरंगों का वेग भी बदलता है। ये तीनों क्या होती हैं, आपस में रिलेट करती हैं। जब भी हम पृथ्वी में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हैं तो माध्यम चेंज होता है, माध्यम चेंज होगा तो पदार्थ का गुण भी बदलेगा, और गुण बदलेगा तो तरंगों का वेग भी बदलता है। और इसीलिए यह परिवर्तन हर जगह सेम नहीं होता। कहीं पे यह परिवर्तन घटता हुआ, यानी जो तरंगे होती हैं उनका वेग कहीं पे घट जाता है और कहीं पे क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कैसे होता है, देखिए, जहाँ पे चीज़ें घनी होंगी, यानी घनत्व तो जहाँ पे ज़्यादा होगा और कठोरता ज़्यादा होगी, जहाँ पे जो वस्तु है, जो परत है, वो कठोर होगी और उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। और जहाँ पे पदार्थ, तरल पदार्थ पाए जाएंगे, और जब तरल पदार्थ पाए जाएंगे तो उनका घनत्व भी क्या होगा, कम होगा, तो वहाँ पे वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए, इसको हम एक रफ डायग्राम बना के समझते हैं। कैसे, मान लीजिए हम पृथ्वी की क्रस्ट से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी का क्या है, ऊपर की क्रस्ट है, यानी परत है, भूपर्पटी जिसको बोला जाता है। क्रस्ट क्रस्ट से हम नीचे की डायरेक्शन में गए। अब क्रस्ट में घनत्व कम होता है तो वेग क्या होता है, कम होता है। वेग यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अब क्रस्ट से कहाँ गए, मेंटल में गए, ये ठीक है, मेंटल भी इसको बोलते हैं। तो मेंटल पे गए तो यहाँ पे क्या होता है, वेग बढ़ता है, क्योंकि ये जो कठोरता होता है और घनत्व होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद हम कहाँ गए, आउटर कोर में गए। कहाँ गए, आउटर कोर में। अब जो आउटर कोर होता है पृथ्वी का, ये कैसा होता है, ये तरल होता है। कैसा होता है, तरल होता है, यानी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो वेग होता है, वेग अचानक से फिर से घट जाता है। फिर हम जाते हैं उसके बाद इनर कोर में। जो इनर कोर होता है ना पृथ्वी का, ये फिर से कठोर होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड और कठोर होता है, इसीलिए यहाँ पे वेग फिर से बढ़ जाता है। तो क्या वेग यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिखा, पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, यानी पृथ्वी में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जो माध्यम होता है, माध्यम का गुण बदलता है, माध्यम बदलता है तो वेग भी बदलता है। तो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन कई कई जगह पे, कई सारे एग्जाम में इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आंसर माना है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, या बढ़ या घट दोनों हो सकता है, माध्यम के गुण के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, संरक्षी बल द्वारा एक बंद पथ में किया गया कार्य डैश है, 20 जूल, 0, 50 जूल या फिर 100 जूल, कितना होता है। तो संरक्षी बल क्या होता है, एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्व रहे, संरक्षित रहे, इकट्ठा रहे। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर किसी स्प्रिंग में जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, या फिर संरक्षी बल कहा जाता है। संरक्षी बल की एक खासियत होती है कि जब भी ये बंद परिपथ में काम करता है, क्लोज्ड सिस्टम में काम करता है, तो इसका जो मान होता है हमेशा जीरो होता है। अब जीरो क्यों होता है, कारण क्या है कि जो मान लीजिए कोई भी जो बल है वो क्लोज्ड परिपथ में काम कर रहा है, तो जहाँ से वो शुरुआत किया है वहीं पे जाके एंड हो जाएगा, यानी जो इसका प्रारंभिक बिंदु था वही क्या हो जाएगा, इसका अंतिम बिंदु हो जाएगा, यानी ये आपस में वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे था। अगर वो कोई वस्तु है, कोई बल है, जहाँ पे था वापस वहीं पे आ गया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ पे वस्तु थी वहीं पे वापस घूम फिर के आ गई, तो जब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ पे कार्य कैसे होगा, कार्य होता क्या है, कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा तभी कार्य माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। संरक्षी बल द्वारा एक बंद पथ में किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, जीरो। जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, यानी उसके स्थितिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। मान लो आप किसी वस्तु को ऊपर फेंके, ठीक है, ऊपर फेंके और वापस ये कहाँ पे आ गया, पृथ्वी पे आ गया, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा उनमें कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए जो संरक्षी बल होगा ये क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है।
सॉरी जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनोफ्लैगेलेट्स के पोषण का तरीका क्या है? परपोषी होते हैं, कीमोट्रॉफिक होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं या फिर संश्लेषक होते हैं? बताइए कैसे होते हैं। तो जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं ना, मोस्टली ये कैसे होते हैं, मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब ये कैसे होते हैं स्वभाव के, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन ये खुद से बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ये मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं, पर वो सॉरी कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मतलब क्या होता है कि यानी ये परपोषी भी होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे ये दूसरे होस्ट सेल पे भी डिपेंड होके वहाँ से भोजन लेते हैं। तो इसलिए डायनोफ्लैगेलेट्स मोस्टली कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ कंडीशन में ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, तो ये रेयर कंडीशन होती है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है? भेदभाव, डिफरेंशिएशन, स्पेसिएशन यानी प्रजातिकरण, डिजेनरेशन यानी अधःपतन या रिजेनरेशन यानी पुनर्जनन। तो एक एक टर्म को समझते हैं। डिफरेंशिएशन, भेदभाव क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतर करना या भिन्नता करना। अब अंतर करना, भिन्नता करना किस टर्म है, तो कोशिकाएं यानी जो सेल होती हैं जीवों में, जितनी भी सेल्स होती हैं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं ना, जीवों में अलग अलग काम के लिए अलग अलग कार्यों के अनुसार जो सेल्स में बदलाव होता है कि इस काम को ये सेल परफॉर्म करेगी, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल से अलग अलग कोशिकाओं में बदलना, मेन क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है। अब उससे कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, भेदभाव या फिर डिफरेंशिएशन कहा जाता है। दूसरा आ जाते हैं प्रजातिकरण यानी स्पेसिएशन, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, नई प्रजाति का निर्माण करना। प्रजातिकरण मतलब क्या होता है, नई प्रजाति को बनाना या नई प्रजाति का निर्माण करना। अब नई प्रजाति का निर्माण करना कैसे, जब एक ही प्रजाति की अलग अलग परिस्थितियों में बदल कर नई प्रजाति बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रजातिकरण या स्पेसिएशन कहा जाता है। डार्विन के जो फिंच पक्षियों का अलग अलग द्वीपों पे अलग अलग प्रजाति में बदलना, ये इसी का उदाहरण होता है प्रजातिकरण का। डिजेनरेशन यानी अधःपतन क्या होता है, तो संरचना या कार्य का कमजोर होना। जैसे मान लेते हैं, जैसे अपेंडिक्स सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, अब देखिए मानव में इसका उपयोग बहुत कम हुआ, जब इसका उपयोग ही नहीं हुआ, कम उपयोग हुआ, तो विकास के दौरान ये अंग क्या हुआ, कम उपयोग के कारण ये इसका लोप हो गया, यानी धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, डिजेनरेट होना, यानी हटना या मिटना। और रीजेनरेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी अंग का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो उपयोग के कारण वो क्या हो, पुनः जनित हो। जैसे मान लीजिए कोई भी छिपकली है ना, छिपकली छिपकली की पूँछ कट गई, ठीक है, छिपकली की पूँछ कट गई। अब कटने के बाद वो क्या होती है, रीजनरेट होती है, यानी वापस छिपकली की पूँछ उग आती है, जम जाती है, बढ़ जाती है। स्टारफिश के अंग का भी रीजनरेट होना रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल होता है। अब छिपकली का पूँछ यूज होता है तो वो वापस से क्या होगा, उसकी ज़रूरत महसूस होगी। जब ज़रूरत महसूस होगी तो एटमॉस्फेयर यानी छिपकली खुद क्या करेगी, उसको रीजनरेट यानी पुनर्जनन करने का प्रयास करेगी। तो आई होप आपको डिजेनरेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी जिस चीज़ का उपयोग नहीं हो रहा उसका लूप होना डिजेनरेशन, और जिस अंग का यूज हो रहा है उसका पुनः आना क्या कहलाएगा, रीजनरेशन कहलाएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ग्रीन ईयर रोग से प्रभावित होती है, बाजरा, चुकंदर, आलू या फिर गाजर? तो जो ग्रीन ईयर रोग होता है वो किस में होता है, बाजरे में होता है। और मेनली ये किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, फंगस यानी फफूंद के कारण ये होने वाला रोग है। और इसमें जो बाजरे की बालियाँ होती हैं ना, ये हरी पत्ते नुमा हो जाती हैं, यानी इसमें दाने की जगह क्या होती है, हरी कलर की पत्तियों जैसी संरचना बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर रोग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये किस में होता है, बाजरे में होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्प्रिंग को उसके मुक्त सिरे पर भार लगाकर खींचा जाता है, बसंत में उत्पन्न तनाव है, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक है, कतरनी यानी शियर है, अनुदैर्घ्य और कतरनी यानी लॉन्गिट्यूडिनल और शियर दोनों हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसके दो आंसर होंगे। अब वो कैसे,
तो देखिए, वास्तविक में अगर वास्तविक स्थिति माना जाए तो इस एक स्प्रिंग को उसके मुक्त सिरे पर भार लगाकर खींचा जाता है। तो जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्गिट्यूडिनल तनाव, यानी उसको जब खींचा जाता है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्गिट्यूडिनल तनाव देखने को मिलता है, स्ट्रेस ही होता है। कैसे? जैसे जब भी उसको स्प्रिंग को खींचेंगे ना, तो इसमें एक ही दिशा में, एक लंबवत दिशा में इसमें तनाव उत्पन्न होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर तो लॉन्गिट्यूडिनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कतरनी यानी शियर भी माना है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना है कि अनुदैर्घ्य और कतरनी दोनों होगा। तो वो कैसे माना है? देखिए, जब भी स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसमें लंबवत तनाव उत्पन्न तो होता है, लेकिन जो स्प्रिंग होती है ये कैसी होती है? कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड वायर इसलिए होता है, ठीक है। तो जब भी इसको खींचते हैं तो तार के अंदर जो ट्विस्ट होता है, मरोड़ होता ट्विस्टिंग होती है, इसकी वजह से इसमें शियर स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? शियर स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है। इसीलिए जो व्यापम है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या माना है? दोनों माना है। अनुदैर्घ्य और ये जो कॉइल्ड, ये जो ट्विस्टेड होती है, यानी जो मुड़ी हुई एक बंच के समान, रिंग के समान जो संरचना इसकी होती है, इसके कारण से इसमें शियर स्ट्रेस भी उत्पन्न होता है, यानी अनुदैर्घ्य और कतरनी दोनों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्रोस्कोपिकली बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल इसमें स्ट्रेस होता है और अंदर से यानी तार के अंदर इसमें शियर भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है, एक एक चीज़ें ध्यान से बिल्कुल टू द पॉइंट वही चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वही पॉइंट हमने पढ़ा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं आप उसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। मैं हर क्लास में बोलती हूँ, आप एक कॉपी लेके, रफ कॉपी लेके बैठिए और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट बना बना के नोट भी करते चलिए। क्योंकि अगर आपका खुद का नोट्स होगा ना, खुद आप प्रिपेयर करे रहेंगे, तो 1 घंटे पहले भी अगर आप एग्जाम के जस्ट उसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपका परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। अगर रिवीजन करने का सबसे बढ़िया साधन की बात की जाए तो आपका खुद का नोट्स होता है, तो खुद के नोट्स जरूर बनाइएगा। बाकी ये प्लेलिस्ट आप देखते ही रहिए, सिर्फ इसको अगर आप एग्जाम तक फॉलो कर लेते हैं तो साइंस की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।